पहले रिटर्न टाइप बताओगे इसका क्या है, देन स्पेस आएगा, देन फंक्शन नेम आएगा, देन पैरेंथेसिस। मेक श्योर कि फंक्शन डेफिनेशन में कभी भी फंक्शन नेम सेमीकोलन से एंड नहीं होगा। इसकी बॉडी बनाएंगे ब्रेसिस स्टार्टिस से लेके ब्रेस एंड तक। ठीक है, दिस इज सर द एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो, है बेटा। पहले वाली स्लाइड दिखाना सर। नहीं, वो पहले वाले में कुछ नहीं है, ये ही स्लाइड ऐड करिए। ओके सर। ये क्लियर है सबको? फंक्शन डेफिनेशन, सबसे पहले रिटर्न टाइप बताओगे क्या है उसका, फिर फंक्शन का नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, मेक श्योर कि इसके एंड में कभी सेमीकोलन नहीं आएगा। अगला है फंक्शन। डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, स्पेस फंक्शन नेम, देन ब्रैकेट के अंदर आप पैरामीटर्स पास करोगे। अगर कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे तो आप इसके अंदर वॉइड लिखोगे, और एंड विद अ सेमीकोलन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप, देन स्पेस फंक्शन का नेम। तीनों जगह फंक्शन का नेम वही होगा सेम जहां पे फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया। ठीक है, अगर मैंने कोई फंक्शन अपने नाम से बनाया तो तीनों जगह कॉलिंग में भी, डिक्लेरेशन में भी और डेफिनेशन में फंक्शन नेम शुड बी सेम, उसमें अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका फंक्शन डिक्लेरेशन में एंड विद सेमीकोलन। सेमीकोलन कहाँ पे नहीं आएगा, जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे ओनली, जब फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तब एंड में सेमीकोलन आएगा आपका। ठीक है, क्लियर? ये तीनों टर्म्स का सिंटेक्स क्लियर है? अब बात करते हैं कि हम फंक्शंस क्यों बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक और लिखो, फंक्शंस के टाइप्स लिखो, कितने टाइप से हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट इज फंक्शन इज डिफाइंड बाय नथिंग, रिटर्न नथिंग। लिखा हुआ चलो, ये रहा। It is a way of defining. The first is take nothing, return nothing. Second is take something, return nothing. Third is take nothing, return something. And fourth is take something and return nothing. इनके मतलब बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो। कर लिया सबने कॉपी? ना, हम फंक्शंस क्यों बना रहे हैं, बेसिकली हम फंक्शंस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपने कोड को बार बार ही जहाँ पे भी यूज करना चाहें उसको रीयूज कर सकें। अगर मैंने कोई कोड लिखा किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए, तो अगर उस कोड को मैं अपने पूरे पूरे थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी यूज करना चाहूँ तो उसके दो तरीके हैं, या तो वो कोड उठा के मेरे को कॉपी पेस्ट उस लोकेशन पे करना पड़ेगा जहाँ उसको मैं रीयूज करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर इसका सेकंड क्या है कि मैं उसको फंक्शंस की बॉडी में डिक्लेयर कर देता हूँ और उस फंक्शन से उसको उसकी बॉडी को कॉल कर लूँगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया। सपोज मैंने प्रोग्राम बनाया 2 नंबर्स को ऐड करने का।
स्कैनफ हम यूज करते हैं यूजर से नंबर एंटर करवाने के लिए, ठीक है। जितने नंबर मेरे को यूजर से चाहिए उतने परसेंट ये लगाऊंगा। 2 नंबर यूजर से एंटर कराने हैं तो स्कैनफ में जब यूजर से नंबर लेते हैं तो उस वेरिएबल के आगे हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, एंड ए कॉमा एंड बी। करना क्या है, मेरे को 2 नंबर्स को ऐड करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट करा देना किसको, हम इज परसेंट डी सी सी एच, दिस इज अ कोड फॉर एडिंग 2 नंबर, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ तो मैंने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना दिया, अगर मैं इसी कोड को दोबारा से यूज करना चाहता हूँ अपने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर, ये तो मैंने इनिशियली प्रोग्राम बना दिया, अगर इसमें इस प्रोग्राम को मैं एक्सटेंड करता हूँ 1000 लाइन का कोड बनाता हूँ और लास्ट में जाके मेरे को दोबारा से 2 नंबर को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, या तो इस कोड को उठा के वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी रन हो जाए और वहां पे भी रन हो जाए। कितने लाइनों का कोड है ये 2 नंबर को ऐड करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों का मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मेथड ये है कि जहां जहां मेरे को 2 नंबर को ऐड कराना है पूरे सॉफ्टवेयर में मैं उसको कोड को कॉपी पेस्ट कर दूं। ये काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है क्योंकि कंपाइलर को जितनी लाइन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो इसका एक मेथड ये है कि मैं इस पूरे कोड को एक फंक्शन की बॉडी में डाल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, और ये पूरे के पूरे जो कोड है मैंने इसको इसकी बॉडी के अंदर रख दिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बनाया और ऐड फंक्शन के अंदर मैंने बता दिया कि 2 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं और जब 2 नंबर इनपुट हो जाएंगे तो उन 2 नंबर को ऐड करना है। इस फंक्शन को मैं मेन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। दिस इज माय मेन बॉडी। मेन के अंदर मैंने कोड क्या लिखा, CLR SCR क्लियर स्क्रीन कर ली। मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल कर लिया, दिस इज माय फंक्शन कॉल गेट ch और मेन खत्म हो गया, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब भी प्रोग्राम को कंपाइल हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, मेन से स्टार्ट होती है। मेन में आएगा CLR क्लियर स्क्रीन करेगा, उसके बाद उसको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन है। फंक्शन की पहचान क्या है, जिस भी वेरिएबल के आगे 2 ब्रेसेस लगी है वो फंक्शन है आपका। जैसे printf फंक्शन है, जैसे हमारा CLR SCR ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर के पास पड़ी हुई है, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं। मैंने बताया 2 तरह के फंक्शन है, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड वो फंक्शन है जो हमें खुद डिफाइन करने पड़ते हैं, खुद बताना पड़ता है कि हाँ इसकी डेफिनेशन ये फंक्शन ये करेगा। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कंपाइलर को खुद से पता है, जैसे printf scanf है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। printf को पता है कि कंपाइलर को कि जब भी printf आएगा तो मेरे को उसके अंदर अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐड फंक्शन के बारे में, ऐड फंक्शन मैंने प्री डिफाइंड नहीं है, कंपाइलर के पास नहीं है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि ऐड फंक्शन का क्या काम है। और काम मैंने क्या बताया, ये अपने इस कोड के अंदर लिखा है कि ऐड फंक्शन क्या करेगा, 2 इनपुट लेगा यूजर से, दोनों को ऐड कर देगा, उसका सी का रिजल्ट प्रिंट करा देगा। इतना काम कंप्यूटर करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर को जब मैं कमांड दे रहा हूं ये मैं फंक्शंस की फॉर्म में दे रहा हूं। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई है। हमने कहा हमने हेडर फाइल लगाते हैं stdio.h conion.h, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि फंक्शन की जो डिक्लेरेशंस है printf scanf getch ये क्लियर स्क्रीन, इन सब की डिक्लेरेशन हमारी हेडर फाइल के अंदर होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब प्री प्रोसेसर वाला कंसेप्ट, लिंकर लोडर वाला कंसेप्ट कराया था, कि फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है वो हेडर फाइल्स के अंदर होती है और जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ होती है, लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती है। जब लिंकर ने लाइब्रेरी फाइल को लिंक किया था हमारे ओबीजे फाइल के साथ, तो किसको लिंक किया था, हमारी लाइब्रेरी फाइल को अटैच किया था। लाइब्रेरी फाइल के अंदर उन फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है, लेकिन उन फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या है वो हमारी हेडर फाइल के अंदर है। जैसे मैंने लिखा CLR SCR, एक फंक्शन है, फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, वो डिक्लेरेशन किसके लिए, कंपाइलर के लिए, और वो डिक्लेरेशन हम कहाँ करते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर करते हैं। लेकिन CLR SCR करेगा क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर पड़ी हुई है। वो लिंकर जब हम प्रोग्राम को लिंक करते हैं कंपाइल करने के बाद, ओबीजे फाइल बनती है कंपाइल करने के बाद, ओबीजे फाइल को लिंक करते हैं हमारी लाइब्रेरी फाइल के साथ। इसका मतलब CLR SCR के अंदर जो भी डेफिनेशन है उसको वो लिंक कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के साथ। बात समझ में आ गई। सेम हम इसी तरीके से हम खुद फंक्शंस बना रहे हैं। मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको डिफाइन मैंने कि यहाँ पे किया कि ऐड क्या करेगा मेरा। कंपाइलर जब इस कोड को रन रीड करेगा तो उसको पता लगेगा कि ऐड नाम का फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन बाहर कहीं होगी, और वो क्या करेगा, डिफाइन क्या करेगा, वो 2 नंबर को लेगा और ऐड कर देगा और रिजल्ट प्रिंट करा देगा।
इतना ही काम करना सीखो, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा तो ये दोबारा से बैक वापस आ जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, और यहाँ पे उसके बाद गेट ch चलेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ द दिस प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने जो यहाँ पे फंक्शन बनाया है ऐड नाम का फंक्शन, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन कॉलिंग। यहां से मैंने फंक्शन को कॉल किए, कौन से फंक्शन को कॉल किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया है। और ये ऐड फंक्शन कहां पे डिफाइंड है मेरा, ये मेरी डेफिनेशन, ये ऐड का पूरा क्या डेफिनेशन, ये जो पूरा ब्लॉक है ऐड का, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ऐड फंक्शन। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन डेफिनेशन। बात समझ में आ गई, हाँ। अभी डिक्लेयर नहीं किया हमने फंक्शन को, अभी डिक्लेयर करना है, ठीक है। तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से क्या मतलब है, अभी हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया था सिंपल, जब हमने प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर को ऐड करने का, तो मैंने यहाँ पे देखो इंटीजर a, b, c लिया था। क्यों करते हैं हम डिक्लेरेशन, ताकि हम कंपाइलर को बता सके कि a, b, c मेरे वेरिएबल हैं जो किस तरह का डेटा कंटेन करते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा, ताकि जब मैं पूरे प्रोग्राम में a, b को यूज करूं तो कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए कि a, b क्या है। ये मैं पहले से डिक्लेयर करके आ रहा हूं कि मेरा a, b, c एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करके रखेंगे अपने पास, ठीक है। ऐसे ही जब मैं अपने फंक्शन बनाऊंगा अपने प्रोग्राम में, तो फंक्शन को भी मेरे को बताना पड़ेगा कंपाइलर को, क्योंकि कंपाइलर के लिए प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के अलावा सब कुछ चीजें अननोन है जो भी हम प्रोग्राम में लिख रहे हैं। प्री डिफाइंड चीजें कौन सी है, CLR, SCR, क्योंकि इसके बाद उसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। आगे मैंने गेट ch लगाया, वो भी प्री डिफाइंड है। मैंने मेन लिखा, वो भी प्री डिफाइंड है। मैंने एक नया वर्ड लिखा ऐड, जो कंपाइलर के लिए एक अननोन वर्ड है, जिसके बारे में कंपाइलर को कुछ नहीं पता। तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं एक वर्ड यूज करूंगा ऐड नाम का, जो एक फंक्शन है मेरा, जिसको मैं आगे पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूँ। बात समझ आ गई। जैसे मैंने आज टॉपिक डिक्लेयर किया कि मैं आज फंक्शंस पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं आते ही ये सब कुछ करना स्टार्ट कर देता तो तुम्हें पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पहले मेरे को बताना पड़ा कि आज हम 3rd यूनिट का फंक्शंस वाला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैंने अपने टॉपिक को डिक्लेयर ना किया होता और आते डायरेक्टली ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता था तो तुम्हें समझ ना आते कि चल क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो भी चीज हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। बात समझ आ गई। जैसे मैं वेरिएबल्स यूज कर रहा हूं तो मेरे को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ा। ऐसे ही अगर मैं फंक्शंस बना रहा हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मेरे को फंक्शंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा कहाँ होती है, फंक्शन कॉलिंग से पहले होती है, यानी कि CLR, SCR के बीच में मेरे को इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है। डिक्लेरेशन का सिंटैक्स हमने क्या लिखा था, पढ़ के बताओ क्या लिखा था, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो अगर मैं कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे वॉइड लिखूंगा। फंक्शन को वैल्यू रिटर्न कराना मतलब कि जो मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो दोबारा कंट्रोलर कहाँ आएगा, वापस जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, इस लोकेशन पे आएगा दोबारा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये पूरा कोड मेरे को कुछ वैल्यू रिटर्न करके देगा, किसको, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, तो हम यहाँ पे उसका रिटर्न टाइम मेंशन करेंगे। और वैल्यू किस टाइप की रिटर्न कर रहे हैं, क्या वो हम इंटीजर कर रहे हैं, क्या वो फ्लोट कर रहे हैं, क्या कैरेक्टर कर रहे हैं, या डबल कर रहे हैं। चारों डेटा टाइप में से किसी भी तरह की अगर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उसका रिटर्न टाइम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर हम कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं। 5 तरह के डेटा टाइप पढ़े थे हमने, याद होगा। पहला इंटीजर था, देन कैरेक्टर था, देन फ्लोट था, फिर डबल था, और उसके बाद लास्ट में वॉइड पढ़ा था। मैंने वॉइड वहां छुड़वा दिया था, बोला था जब फंक्शन पढ़ेंगे तब उसका मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो वॉइड डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज करते हैं जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अगर वैल्यू रिटर्न करते हैं, सपोज मैं यहाँ से इंटीजर रिटर्न कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका INT लिखता यहाँ पे, या मैं कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा होता तो मैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप कैर लिखता। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सबको। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो आई शुड राइट हियर वॉइड एज अ डेटा टाइप। क्लियर। उसके बाद क्या है, स्पेस है, देन उसके बाद हाँ अगर आप डिक्लेयर ही नहीं करोगे उनको,
नहीं नहीं, अगर डायरेक्टली आप कांस्टेंट दे रहे हो, 1 2 3 इज अ कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, फिर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, फिर करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना, हमेशा ये इनपुट डिफरेंट होगी। अगर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट से यूजर से इनपुट मांग रहा हूं तो यूजर रन टाइम पे हमेशा अलग अलग इनपुट देगा। कांस्टेंट तो आपने दो वैल्यू दे दी, 3 + 5 करा दिया आपने, तो हमेशा रिजल्ट आपके 8 ही आएगा। अब वो उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, वेरिएबल आपको डिक्लेयर कर सकते हो। हाँ एग्जैक्ट। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन कॉल करोगे, फंक्शन इसी को तो कॉल करेगा, डेफिनेशन को। हाँ उस तरह का। ठीक है, तो डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या था हमारे, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, क्या फंक्शन बनाया हमने, ऐड फंक्शन बनाया। और अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू यूज नहीं कर रहा तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, वॉइड लिखूंगा। अदरवाइज मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, वो अगला हमारा आएगा टॉपिक, उसमें जब हम कुछ वैल्यू देंगे इसको एज एन पैरामीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये? सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, दिस इज योर फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन। कौन सा वाला, ये वाला, पहले वाला वॉइड या बाद वाला? इसका सिंटेक्स बेटा यही है, फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि जो मैं फंक्शन बना रहा हूं यहाँ पे, क्या वो कोई वैल्यू रिटर्न कराएगा कि नहीं कराएगा। अगर वो वैल्यू रिटर्न कराएगा तो वो किस टाइप की वैल्यू होगी। अगर मैं कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा तो मैं उसको वहां पे नल देता हूँ, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहा, उसका मतलब वॉइड है, वो वॉइड का मतलब नल है। तो वॉइड हमारे जो डेटा टाइप है उसका मतलब यही है कि आप कोई नल वैल्यू रिटर्न करा रहे, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे। ठीक है, वैल्यू रिटर्न कैसे होती है वो मैं बताऊंगा, जो हमने 4 टाइप करे हैं फंक्शंस के, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, उसके अंदर वो आएगा कि वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर हाँ, कहाँ पे लिखा है ये वाला, ऐड तो मेरा फंक्शन का नेम है, ये बनाया ना देखो फंक्शन, ये मैंने ऐड फंक्शन बनाया जब फंक्शन कॉल किया, ऐड इज माय फंक्शन नेम, और इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहा, कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं इसको वॉइड मांगूंगा। सर फॉर मैं बताऊंगा क्या है इसमें। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने वॉइड ऐड लिखा है उधर अगर मैं अंडर वॉइड ना लिखूं तो क्या होगा? नहीं, इसका सिंटेक्स बेटा यही लिखना जरूरी है, दिस इज द मैंडेटरी, सिंटेक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, नहीं ये तो चेंज होगा, कोड चेंज होगा, मैं तो सिंपल ये तीनों टर्म समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे यूज करनी है। ये तीनों टर्म्स क्लियर है? पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन भी दो तरीके से हो सकती है, एक लोकल और एक ग्लोबल। द फंक्शन डिक्लेरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। जैसे हम अपने वेरिएबल्स को 2 फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं, उसको लोकल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ग्लोबल भी कर सकते हैं। पढ़ा था ना वो लोकल एंड ग्लोबल, स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, उसमें ऑटो और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का क्या मतलब था। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आपकी लोकल स्कोप होता है, जिसका जो स्कोप होता है वो विद इन अ ब्लॉक होता है ओनली। कोई वेरिएबल अगर हम लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो लोकली डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उसको हम मेन के बाहर अगर डिक्लेयर करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल मेन के बाहर डिक्लेयर कर दिए तो मैं इसको क्या मानूंगा, अगर मैंने यहाँ पे मेन से पहले लिखा इंटीजर a,b,c, तो दिस इज माई ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल का मतलब होता है कि इसका जो लाइफ टाइम रहेगा वो थ्रू आउट द पूरे प्रोग्राम में रहने वाला है, ये रिस्ट्रिक्टेड बाउंडेड नहीं है किसी चीज के लिए। जैसे आपकी बाहर पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर उसी प्रॉपर्टी को अपने घर में रख लोगे तो वो प्राइवेट बन जाएगी, वो सिर्फ आपके घर तक रिस्ट्रिक्शन है उसकी, तो वो लोकल है आपके घर के लिए। लेकिन अगर उसी चीज को आप बाहर यूज करते हो तो वो पब्लिक बन जाती है। पब्लिक का मतलब उसको पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कोई भी यूज कर सकता है। बात समझ में आ गई है? तो इसी तरह से हमारा जो वेरिएबल्स है उनका स्कोप होता है, क्या वो लोकल है या ग्लोबल है। लोकल स्कोप होता है जो विद इन अ ब्रेसेस होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, ये मैंने ब्लॉक स्टार्ट किया, मैंने ब्लॉक एंड कर दिया, और इस ब्लॉक के अंदर मैंने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर ए, तो ये जो ए वेरिएबल क्रिएट हुआ ये लोकल वेरिएबल है, किसके लिए, जहां से ब्रेसेस स्टार्ट है और जहां पे ब्रेसेस एंड है, यानी इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना ही है। जैसे ही ब्रेसेस ओवर हो जाएगी इसका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेसेस के बाहर, मैंने अब यहाँ पे ये ब्रेसेस यहाँ से हटा ली और यहाँ पे लगा दी, इसका मतलब क्या है,
कि ये जो इंटीजर ए है ये ब्रेसिस से बाहर है, ये ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ऐसे में अपने फंक्शंस की डिक्लेरेशन को लोकल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये फंक्शन डिक्लेरेशन मेरी लोकल है, किसके लिए? मेन फंक्शन के लिए। इसका जो डिक्लेरेशन है वो उसका स्कोप कितना है? मेन यहां से स्टार्ट है, यहां से ब्लॉक स्टार्ट और यहां पे एंड है। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसको ग्लोबली दिखाना चाहूं तो मैं इसको आउटसाइड द मेन लिखूंगा। मेन से बाहर कैसे लिख सकता हूं? अगेन सिंटेक्स वुड बी रिमेन सेम, void add and void followed by semicolon. This is my global declaration. This is a global function declaration. यहां तक क्लियर है? तो डिक्लेयर आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ग्लोबल भी और लोकली भी। ठीक है, यस, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। कहां पे? कर सकते हो, वो रिटर्न जब वैल्यू करेगा। ठीक है, तो अब हम पहले अपने फंक्शन का टाइप कर रहे हैं, दैट इज योर, मैं एक बार सारा यहां से डिलीट कर रहा हूं, या न्यू फाइल ले लेते हैं। The first function type is take nothing. अब फंक्शन का जो नेचर होगा वो टेक नथिंग होगा एंड रिटर्न नथिंग। ठीक है, इसका मतलब है, देखो मैं एक ऐड फंक्शन बनाऊंगा जो दो नंबर्स को ऐड करेगा, लेकिन वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, सो हैश इंक्लूड stdio.h hash include union.h main के अंदर मैंने CLR SCR एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, लेकिन फंक्शन को सबसे पहले क्या करना होता है? डिक्लेयर करना होता है। तो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है? मैं फंक्शन को बाय डिफॉल्ट ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूं, यहाँ पे लोकली भी कर सकते हो। तो सबसे पहले void देन add, उसके अंदर कुछ भी नहीं दे रहा हूं तो मैं दिस इज void, दिस इज माय फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, अब मैं क्या बनाऊंगा? फंक्शन कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन का नेम देन पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन, गेट ch, फंक्शन खत्म, मेन खत्म। अब फंक्शन को क्या करना है? डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन, दिस इज योर फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? क्या सिंटेक्स है? रिटर्न टाइप, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा तो void लिखता हूँ, फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस, मेक श्योर कि इसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता। देन इसका ब्लॉक डिफाइन करेंगे कि इस ब्लॉक के अंदर हमने क्या करना है। ठीक है, अगर हम क्या करना चाहते हैं कि दो नंबर लेंगे यूजर से, उसको ऐड करा देंगे। तो प्रिंट पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर a, b, c एंटर नंबर, कैसे नंबर लेंगे यूजर से? scanf %d कॉमा एंड a कॉमा एंड b। ठीक है, लॉजिक क्या लगेगा? c इज इक्वल टू a प्लस b, printf sum is %d कॉमा क्या प्रिंट कराना है? c, क्योंकि रिजल्ट हमारा किसके अंदर है? c के अंदर है। ब्रेसेस खत्म हो गया, हमारा लॉजिक तैयार। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे चलेगा? देखो ये कंपाइलर कैसे करेगा? सबसे पहले ग्लोबल डिक्लेरेशन को रीड करेगा, उसको पता लगेगा कि आगे आने वाले टाइम में मेरे को एक ऐड नाम का फंक्शन मिलेगा,
जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। इस लाइन का मतलब क्लियर है? कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करेगा इसको? दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, कि उसको आने वाले प्रोग्राम में आगे एक ऐड नाम का फंक्शन मिलने वाला है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना ही कोई वैल्यू टेक करेगा, कोई वैल्यू लेगा भी नहीं और कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज द नेचर ऑफ अ, किस नेचर का ये, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। ठीक है, उसके बाद वो मेन में आएगा, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, CLR SCR चलेगा, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन कर देगा जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर उसको फंक्शन कॉलिंग मिलेगा। जैसे उसको फंक्शन कॉलिंग मिलेगा जंप कर जाएगा डायरेक्टली फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर कि ये फंक्शन क्या करवाना चाहता है, इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा ना कि ये वर्ड जो लिखा है इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बाहर बनाइए इसके, तो यहाँ पे आएगा, ये देखेगा कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला और फंक्शन का नाम ऐड है। अब ये करने वाला क्या है, ये हमने इसके अंदर कोड में बता दिया कि 3 नंबर हमने डिक्लेयर करा दिए ABC, 2 नंबर यूजर से मांग लिए, उसको ऐड कर दिया और प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये करने के बाद वापस दोबारा चला जाएगा कि जहां से उसने कॉल किया था, इसका रिजल्ट आ गया यहाँ से, printf C कर दिया और वापस कहाँ चला गया, जहां से उसने कॉल किया था। ठीक है, अगली लाइन कौन सी है, गेट ch से क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड कर लेगा और बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। फ्लो समझ में आ गया प्रोग्राम का? इसको एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल F9। ठीक है, एंटर 2 नंबर, मैंने 2 नंबर एंटर करे 2 और 5, रिजल्ट क्या आना चाहिए 7, 2 नंबर ऐड कर रहे हैं ना, तो रिजल्ट सम इज 7। एंटर प्रेस करके बता, कितने भी बड़े इंटीजर के रेंज में होने चाहिए। जैसे बेटे जब इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम, तो इंटीजर डेसिमल कैसे लेगा, उसके लिए फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। जिस भी डेटा टाइप का हम वेरिएबल ले रहे हैं उसी की ही वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगर इसको दोबारा से रन करें, एंटर 2 नंबर 4 5 6 प्लस 3 2 4, रिजल्ट इज 690। ये क्लियर है? तो क्लियर है प्रोग्राम का, कैसे प्रोग्राम चल रहा है, टेक्स नथिंग एंड रिटर्न नथिंग का मतलब क्लियर है कि ना तो हम इसको कुछ दे रहे हैं ना इससे कुछ ले रहे हैं। हमने सिंपल क्या किया, फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन कॉल होते हुए उसका कोड एग्जीक्यूट हुआ और उसने जो भी वैल्यू हमने प्रिंट कराई वो प्रिंट करा दी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस क्लियर है सबको घर पे? यस सर। द सेकंड वन इज, टाइम कितना हो गया तो देखो बेटा, 4:15 हो गया। टेक समथिंग, द नेक्स्ट वन इज टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग। अब वो कुछ इनपुट लेगा, ठीक है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो टेक समथिंग, जिसको हम समथिंग बोल रहे हैं, उसका मतलब है जब मैं यहाँ से ये मैंने फंक्शन कॉल कराया तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसका वैल्यू सप्लाई करूंगा, किसको, जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन को। ठीक है, जो फंक्शन हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं, वैल्यू सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो भी हम आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, मैं अब इसको कोई वैल्यू नहीं बोलूंगा, इसको आर्गुमेंट्स ही बोलूंगा। इफ वी सप्लाई सम आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक समथिंग नेचर। ठीक है, अभी तक मैं जो वैल्यू दे रहा था वो यूजर से डेफिनेशन में दे रहा है कि 2 वैल्यू रीड करा रहा था, अब मैं जब फंक्शन कॉल करूंगा तभी उसको वैल्यू सप्लाई करूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 5,6, किस टाइप की वैल्यू है ये? इंटीजर है दोनों। ठीक है, अब यहां से जो मैंने वैल्यू दी है इनको, यहां पे इनको कैच करने के लिए भी कोई ना कोई वेरिएबल्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां से मैंने वैल्यू दे दी, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया और बोला कि उसको जाके दे आओ थर्ड पर्सन को, तो मैंने तुम्हें गिफ्ट तो दे दिया, तुम किसी को हैंड ओवर करोगे, वहां पे हैंड ओवर करने के लिए किसी को वहां पे कोई पर्सन होना जरूरी है ना, हवा में थोड़ा ना फेंक के आ जाओगे वहां पे। तो जो वैल्यू यहाँ से देगा 5 और 6, उसको कैच करने के लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएबल्स होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? और वो किस टाइप के वेरिएबल होंगे? जिस टाइप की मैं वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, किसी दूसरे बंदे को दिया और वहां पे कोई डॉगी खड़ा है, उसको तुम दे आए जाके, वो भी एक इंसान होना चाहिए ना, सेम नेचर का होना चाहिए, प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए दोनों की। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मैंने यहाँ से इंटीजर वैल्यू पास करी, तो वहां पे उसको कैच करने के लिए भी वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने यहाँ से 5 दे दिया और वहां पे फ्लोट लिख दिया।
सप्लाई तो तुम इंटीजर दे रहे हो लेकिन उसको कैच करने के लिए फ्लोटिंग है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो जिस नेचर की वैल्यू सप्लाई करोगे यहां से उसी नेचर की यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको कैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ, 2 कर रहा हूँ, 5 और 6, तो 2 वेरिएबल चाहिए उनको कैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए और उनका रिटर्न टाइप साथ में लिखना होता है। यहाँ पे जब भी हम वैल्यू कैच करते हैं उसका रिटर्न टाइप हमेशा वेरिएबल का साथ लिखते हैं, क्योंकि पता लगे कि वो जो मैं वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ वो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू कैच कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? तो इंटीजर x कोमा इंटीजर y, दो मैंने डेटा टाइप्स, 2 वेरिएबल्स ले लिए जिनका दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। अगर सपोज करो कि यहां से तुम देते 6.5, तो ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट। तो यहाँ पे इसको कैच करने के लिए कौन सा मिलता, तो आपको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ता फ्लोट। बात क्लियर है? इसका मतलब 5 स्टोर होगा आपके x के अंदर और 6.5 स्टोर होगा आपका फ्लोट के अंदर। अच्छा, ऐसे लिखोगे तब भी गलत है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर और यहाँ लिख दिया फ्लोट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इंटीजर वाली वैल्यू फ्लोट में नहीं स्टोर हो सकती और फ्लोट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं स्टोर हो सकती। ये भी गलत है लिखना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अगर मैंने यहां लिखा इंटीजर x, y, ये भी गलत है। जनरली हम ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं ना अपने वेरिएबल्स को, लेकिन जब पैरामीटर्स पास करते हैं यहाँ पे तो इसको ऐसे नहीं लिखते। इसका रीजन क्या है? अगर तुमने यहाँ पे बता दिया कि इंटीजर x, y, इसका मतलब दोनों जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के, ये मतलब हुआ ना इसका। लेकिन अगर मैं यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ वैल्यू 6.8, तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। यहाँ पे नीचे तो आपने इंटीजर x, y दिया, इसका मतलब x और y दोनों आपके इंटीजर टाइप के वेरिएबल, लेकिन आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो यहाँ से एक इंटीजर के एक फ्लोट की, तो यहाँ पे अगेन मिसमैच आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी वैल्यू आप वहां पे सप्लाई कर रहे हो, ऊपर से सप्लाई कर रहे हो, उसी टाइप का ही आपको दोनों की जगह उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? अच्छा, ये भी गलत है। अगर आपने वहां से 2 दे दिए और इसको कैच करने के लिए 1 है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। जितनी वैल्यू सप्लाई कर रहे हो उतने ही कैच करने के लिए उसका वेरिएबल लिखने पड़ेंगे वहां पे, कोमा इंटीजर y। अच्छा, अगर मैं इसके साथ एक और लिख देता हूं इंटीजर z, ये अलाउड है, क्योंकि जिस भी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू नहीं देते तो वो किस टाइप की वैल्यू कंटेन करता है, गार्बेज वैल्यू, तो वो z के अंदर गार्बेज चली जाएगी। बात समझ आ गई? कम अलाउड नहीं है, ज्यादा अलाउड है। ज्यादा इसलिए अलाउड है कि उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। यहां तक क्लियर है ये? ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट करो, जो हम वैल्यू सप्लाई करते हैं कॉलिंग फंक्शन से, इन दोनों को हम बोलते हैं, ये जो 5, 6 है इसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल आर्गुमेंट्स, मतलब एक्चुअल वैल्यू हम ये सप्लाई कर रहे हैं। और जो हम वैल्यू रिसीव करते हैं x और y, इंटीजर x और y, इनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्लियर है? दोनों टर्म्स क्लियर है, एक्चुअल और फॉर्मल। जब वैल्यू हम दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग उसको हम बोलते हैं एक्चुअल, जब रिसीव कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसने क्या करा, 5 और 6 वैल्यू सप्लाई कर दी इंटीजर x और y को, यानी कि x के अंदर क्या आ गया, x के अंदर क्या आ गया, यहाँ से 5 किसके अंदर कॉपी होगा, x के अंदर, 5 आ गया, और 6 कहाँ चला जाएगा आपका, y के अंदर, यानी y के अंदर क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है, मेरे को दोनों नंबर को ऐड करना है। तो अब x और y को ऐड करना है, ab को तो ऐड नहीं करना, तो यहां से मैं इसकी डिक्लेरेशन बाहर हटा रहा हूं। समझ में आ रही है? ऐड किसको करना है, x और y को, तो इसका मतलब इसका, अच्छा स्टोर रिजल्ट किस में करना है, c के अंदर। c भी मेरा किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, तो मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा c नाम से। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे मैं ab की जगह चेंज क्या कर दूंगा, x और y, प्रिंट करा दे c। ठीक है, क्या ये ठीक है पूरा प्रोग्राम, या कोई गलती है इसमें? देयर इज अ मिस्टेक। जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो हमने इसमें 2 पैरामीटर पास किए, 5 और 6, ये दोनों किस टाइप के थे, इंटीजर टाइप के। तो जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे
उसमें हमको बताना पड़ेगा कि हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं और वो दोनों किस टाइप के होंगे। वॉइड की जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीजर कोमा इंटीजर, यानी दोनों वेरिएबल्स मेरे किस टाइप के होने वाले हैं, वो इंटीजर टाइप के होने वाले। बात समझ में आ गई है? अगर तुमने यहाँ पे कर दिया और डिक्लेरेशन में चेंज नहीं किया तो एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं लगेगा कि वो जो वैल्यू सप्लाई कर रहे हो तुम उस पैरामीटर्स के अंदर वो दोनों इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या वॉइड है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे लोगे एट द टाइम ऑफ अ कॉलिंग, वो जिस भी टाइप की होगी उसका आपको डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? नाउ दिस प्रोग्राम इज फाइन। इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। यस, सम इज 11, वो हमने डायरेक्टली वहां पे 5 6 दे रखे, कांस्टेंट वैल्यू दी थी। अगर यूजर से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे, printf enter number nf %d comma and a comma and b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पास करूंगा, ए और बी, क्योंकि दो नंबर मैंने यूजर से मांगे हैं। वो यूजर रन टाइम पे देगा कि मेरे को ए बी के अंदर क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे एज एन पैरामीटर क्या पास करूंगा, ए कॉमा बी। ठीक है, नाउ कंट्रोल F9, डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड इंटीजर ए कॉमा बी, कंट्रोल F9। यस, एंटर टू नंबर। अब वो हमसे यूजर नंबर मांग रहा है, मेरी मर्जी है जो मर्जी दूं मैं। मैंने 89 दिया पहला, सेकंड 51 दिया, रिजल्ट इज 140। डन। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं जब भी हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। दिस इज नॉट टू बी आर्गुमेंट्स। जो वैल्यू दे रहे हैं कॉलिंग टाइम पे उसका हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोल रहे हैं, जब रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोल रहे हैं। जितने नंबर दे रहे हैं उतने ही नंबर रिसीव होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो आपको फंक्शंस के बारे में पता होनी चाहिए। जब प्रोग्राम्स बनाओगे तो यहाँ पे आपको चीजें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमेशा इसको डिक्लेरेशन पार्ट को याद रखना है कि हमेशा फंक्शन जब भी लिखोगे उसको सबसे पहले डिक्लेयर करना है। डिक्लेरेशन को और क्या बोलते हैं, और प्रोटोटाइप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन टू बी फंक्शन प्रोटोटाइप। कहीं पर एरर आता है नीचे, अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो फंक्शन प्रोटोटाइप इज रिक्वायर्ड। टाइम हो गया, तो तुम तो हॉस्टलर हो, डे स्कॉलर्स हो? चलो मैं भी डे स्कॉलर ही हूँ। चलो क्लियर है यहाँ आज का टॉपिक यहाँ तक?